जयपुर में इस वक्त सरकार को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन एक शख्स जिस पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं वो है राज्यपाल कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा के राजभवन में बहुत कुछ सियासी ड्रामा हमें दिखाई दिया। जो गहलोत हैं मुख्यमंत्री, वो पहुंचे थे, उसके बाद बसों में भरकर विधायक पहुंचे। सारा खेल इस बात का कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए ताकि फ्लोर टेस्ट किया जा सके, लेकिन उतना ही कह सकते हैं कि दूसरे तरफ से कालराज मिश्रा ने भी फिलहाल कोई फ्लोर टेस्ट कराने की जल्दीबाजी नहीं दिखाई है और इस वक्त हालत यह है कि लगभग स्टेलमेट की स्थिति है। तो कालराज मिश्रा वो शख्स हैं जिस पर तमाम सियासी और कानूनी जानकार अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त लखनऊ में कालराज मिश्रा पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है उनकी शख्सियत और इस पूरे सियासी घमासान के बीच कालराज मिश्रा किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हैं। विजय बहादुर पाठक हैं जो कि बीजेपी के महासचिव महामंत्री हैं और बेहद करीबी रहे हैं कालराज मिश्र के। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब उनके ओएसडी थे और जब वो अध्यक्ष रहे तब उनके साथ कार्यकर्ता की हैसियत से रहे। हमारे साथ दूसरी तरफ ब्रजेश शुक्ला हैं जो कि सीनियर पत्रकार हैं, अखबारों में ब्यूरो चीफ रहे और उस दौरान इन्होंने बहुत नज़दीक से कवर किया है जब राजनाथ सिंह की, कल्याण सिंह की सरकार थी और तब कालराज मिश्र, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह की ये जो चौकड़ी थी, ये बीजेपी का एक तरीके से चारों स्तंभ हुआ करते थे। लेकिन तमाम नज़रें कालराज मिश्रा पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विजय बहादुर पाठक से। विजय जी, ये बताइए कि इस वक्त, क्योंकि आप लंबे समय तक प्रशासनिक तौर पर भी साथ रहे और सियासी तौर पर भी साथ रहे, जो वो लगातार डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कालराज मिश्र जी किसी दबाव में आएंगे? देखिए, राजनीतिक शुचिता का हमेशा उन्होंने पालन किया और धैर्य, जो लोग भी राजनीतिक हैं वो जानते हैं कि उनसे बड़ा धैर्यवान कोई है नहीं, तो सब्र रखते हैं और अपनी बात मजबूती से कहते भी हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जिस राज्य में वो राज्यपाल हैं, इतना बड़ा राजनीतिक कद है उनका, और वहाँ के मुख्यमंत्री यह कहें कि जनता आ जाएगी और इनकी सुरक्षा की क्या स्थिति होगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। उसके बावजूद हम सब ने देखा कि जब लोग पहुँचे तो राज्यपाल की भूमिका के नाते, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इस नाते वो बाहर आए, मिले, बात किया और बात करके उन्होंने जो विषय था उसका समाधान किया, अपनी बात भी कही, जो तर्कपूर्ण ढंग से कहना था कि भाई जब बहुमत का सवाल ही नहीं है तो बहुमत सिद्ध करने की बात क्यों हो रही है। और फिर अगर मुख्यमंत्री ही ये सवाल उठाएंगे तो राज्यपाल, राजभवन अपनी सुरक्षा की बात किसे कहेगा जब राज्य का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये सुरक्षा को लेकर कहेगा। तो उन्होंने अपनी उस बात को भी कहा। जब लोग धरने पर पहुंचे तो जो स्वाभाविक रूप से स्वागत सत्कार की बात थी वो भी, तो मैंने कहा कि धैर्य और राजनीतिक शुचिता का पालन, यानी जो राजनीति में सभ्यता है, आदर्श है, सम्मान है, उस मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अब तक राजनीति की है। जो लोग भी जानते हैं वो जानते हैं कि उनके लिए दलीय सीमाओं से परे संबंध थे, इसलिए उनका भी लिहाज रखा, लेकिन अपनी बात पर दृढ़ भी रहे। आप कह रहे हैं अपनी बात पर दृढ़ रहे, यानी कि जिस तरीके से बसों में भरकर विधायक गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, मिले, इन सब चीज़ों का कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं आएगा? नहीं, देखिए, मिलना, बात करना, सुनना, राज्यपाल के नाते कोई जाएगा तो सुनेंगे, विधायक गए सुने, अपनी बात भी उन्होंने कही। उसके बाद उनको जो कहना था, जो संवैधानिक दायित्व के नाते राज्यपाल की भूमिका में है और राज्यपाल की भूमिका के नाते जो उनके दायित्व हैं, उन दायित्वों का ही निर्वहन उसी मर्यादा में करेंगे। तो बहुत उनके ऊपर प्रेशर है कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पूरे विधायकों के साथ कूच किया था राजभवन। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला हैं जो कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने कवर किया, उनकी शख्सियत को देखा। ये बताइए कि ब्रजेश जी, कि आपको लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त राजभवन में और ख़ास करके राजस्थान में सियासी खेल चल रहा है, उसमें कितना अहम रोल होगा कालराज मिश्रा का, और उनकी शख्सियत को देखते आपको क्या लगता है किस तरह के फैसले लेंगे वो?
देखिए, इस तरह के मामलों में राजभवन का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये वही स्थितियां हैं जब राजभवन निर्णायक होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, जिस ढंग से अब सत्य परीक्षण शुरू हो गया राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच, मुझे नहीं लगता है कि अब राजभवन इस मामले में झुकेगा। अभी जो कल्लाद मिश्रा को मैं जानता हूँ, वो इस मामले में अब पीछे जाएंगे। कारण क्या है कि उन्होंने बाकायदे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ये भी इस तरह के भी कम उदाहरण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी हुआ था, राज्यपाल ने लिखा था चिट्ठी, इसी तरह उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब ये जो रोजमाइश है, ये अदालत कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सारा मामला अब अदालत में है। अदालत कहते साहब सदन बुलाना है तो बुलाना है, वरना मुझे नहीं लगता है कि सदन अभी होगा, जैसा मैं देख रहा हूँ। और कल्लाद मिश्रा बहुत आसानी से इस मामले में दबाव में नहीं आने वाले हैं, और बहुत आसान नहीं है उनको इस बात के लिए विवश कर देना कि वो विवश हो जाएं कि मुख्यमंत्री के दबाव में सदन की बैठक बुलाते हैं। लेकिन उनकी शख्सियत कैसी रही है? क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश की जब राजनीति रही, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लालजी टंडन, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, ये लोग तो डिसिसिव लोग रहे, हमेशा बड़े फैसले लेते रहे, पार्टी को लेकर के हो, सरकार को लेकर के हो। लेकिन कालराज मिश्र के बारे में इतना टफ मैन होने की बात तो कभी किसी ने सुनी नहीं। देखिए, वो कल्लाद मिश्रा का व्यक्तित्व थोड़ा अलग रहा है। समन्वय और संवाद, ये उनकी विशेषताएं रही हैं। संवाद से मामला आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री ने उनको चेतावनी दी और नाराज भी हुए, तब भी वो विधायकों से मिलने आए और बाकायदे एक विधायक से मिले वो। तो ये उनकी विशेषता है। लेकिन इस मामले में जहाँ तक इस मुद्दे पर मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस मुद्दे पर कारण क्या है कि वो केंद्र के प्रतिनिधि वहाँ पर है। इस मुद्दे पर आसानी से वो स्वीकार कर लेंगे उनके दबाव को, मुझे नहीं लगता है। और एक दृढ़ता भी रही है, मैंने देखा है कि तमाम, जैसे जब वो यहाँ के अध्यक्ष थे, तब जिस ढंग से फैसले लेते थे तो भी लेते थे। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, गाड़ी लौटा दी थी उन्होंने तत्काल। तो इस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं। और इस मामले में मैं यही कह सकता हूँ कि जब तक अदालत नहीं कहता तब तक शायद विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो ये बताइए कि क्या इनके स्वभाव में ऐसा रहा है? क्योंकि शुरू से बीजेपी के कुछ या जनसंघ के या आरएसएस के वो कार्यकर्ता रहे हैं और शुरू से ही उन्होंने तैयार किया। देखिए, वो वास्तव में पार्टी के बड़े निष्ठावान रहे हैं। और आप ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भी गवर्नर हाउस में बैठता आके, वो निष्ठावान ही बैठता है। या तो आप उसमें बदलाव कर दीजिए, पूरा ना बैठे। लेकिन जब शुरू से चला आ रहा है तो वो बैठे वहाँ पर हैं। और मैंने नहीं देखा कभी पार्टी के नेतृत्व के उस पर वो कोई इस तरह गए हों। लेकिन जहाँ तक इस मामले में है, इस मामले में चूँकि संवैधानिक व्याख्याएं साफ हैं, कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है। यदि कोरोना ना होता तो उनकी व्यवस्था थी बुलाना, लेकिन कोरोना को लेकर के पूरा संपूर्ण विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। गहलोत चाहते हैं कि किसी तरह इसी समय निर्णय करवा दो, जिसमें 6 महीने के लिए संकट एक चल जाए और उसके बाद अपनी सरकार को मजबूत कर लो। तो ये दांव पेच है और राजभवन उसके बीच में खड़ा है। और राजभवन इतनी जल्दी निर्णय करेगा नहीं लगता है। विजय बहादुर पाठक जी हैं। विजय जी, ये बताइए कि आपने भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा है, आपको लगता है कि किसी तरह का कोई फैसला बिना केंद्र के इशारे के, या कह सकते हैं जो उनका ऊपर की जो बात है, संवैधानिक जो उनका दायित्व है, वो खुद से फैसला लेंगे? देखिए, संवैधानिक प्रमुख के नाते जो उनका दायित्व है उसी के अनुरूप फैसला लेंगे। लेकिन संवादहीनता उनके राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं रही। और इस समय जिस राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा है, ब्रजेश जी उनके गवाह है, लीड स्टोरी भी ब्रजेश जी के नाम से छपी थी। उस दौरान जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, नृपेंद्र मिश्रा जी उनके सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, और राम जन्मभूमि का आंदोलन था। कलराज जी महामंत्री के नाते थे और महामंत्री के नाते इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे। आप सोचिए, तब मोबाइल नहीं था, तब डॉट लाइन था, पर तब भी अगर उत्तर प्रदेश में अत्याचार अनाचार होता था तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को फ़ोन करते थे, उनको कहते थे कि यहाँ गड़बड़ हो गई, और वो खुद भूमिगत थे। यानी इसलिए उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने तब मुलायम सिंह को भी फ़ोन किया, उनके प्रमुख सचिव को भी फ़ोन किया, लेकिन खुद भूमिगत थे। ये ज़रूर था कि उनके फ़ोन रखने के बाद मुख्यमंत्री जी इंटेलिजेंस को कहते थे, पुलिस को कहते थे कि वो मुझे फ़ोन करते हैं और आप उन्हें तलाश नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कभी
अपना संवाद बंद नहीं रखा, डायलॉग जारी रखा, लेकिन जो निर्णय है, जो दायित्व है, उस दायित्व के इर्द गिर्द ही फैसले उन्होंने हमेशा लिए। इस वक्त जो स्थिति इस वक्त जो दिख रही है राजस्थान की, आपको क्या लगता है आखिरी तौर पर कि अब कोर्ट के बाद ही कोई फैसला आएगा, और अगर इन पर कोई लेने को फैसला इनके ऊपर आया कि अब आप फैसले करें, तो ये अपने से फैसला लेंगे या संवैधानिक प्रमुख के नाते जो ऊपर से कहीं इशारा आएगा उस हिसाब से? देखिए, मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ और एक राज्य के महामंत्री रहते मेरा दायित्व है। आप सब जान रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है और कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी है। अगर झंझट उनके यहाँ है, समस्या उनके यहाँ है, तो राज्यपाल पर वो हमलावर हैं अपने बचाव में। आखिर विधानसभा के सत्र की आवश्यकता क्या? किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया कि इनको बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए? क्यों इस तरह की बात हो रही है? और फिर जिस तरह की बात हुई, जो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, किसी ने यह आलोचना क्यों नहीं की कि मुख्यमंत्री राजभवन में के बाहर खड़े होकर उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए, जो राज्य का गृह मंत्री हो? ये उचित है क्या? तो हमारे साथ बीजेपी से थे, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा इनका परिचय कालराज मिश्रा के ओएसडी के नाते, कालराज मिश्रा के राज्य के बीजेपी प्रमुख के सबसे नज़दीकी कार्यकर्ता के नाते था। और साथ साथ जो ब्रजेश शुक्ला हैं, इन्होंने उस दौर में बहुत ही ज़्यादा कवर किया था कालराज मिश्रा और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को। तो एक बात साफ है, उनकी शख्सियत देखें, उनका राजनीतिक अनुभव देखें और उनका अगर इतिहास देखें, तो एक बात साफ निकल कर के आती है कि संवाद और जो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, इसमें तो कालराज मिश्रा मास्टर आदमी थे और आज भी हैं। और शायद यही वजह है कि राजस्थान के इस राजनीतिक सियासत संकट के बीच भी उन्होंने संवाद जारी रखा हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं करेगा और शायद वही वो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही होगा।